जवाहर नवोदय विद्यालय बरुआ सागर झांसी की शिक्षिका सुषमा शर्मा टीजीटी हिंदी आज आपके समक्ष प्रेमचंद के जूते पाठ का प्रस्तुतकरण करने जा रही हूँ। पाठ का नाम प्रेमचंद के फटे जूते, व्यंगकार हरिशंकर परसाई। ये आप चित्र देख रहे हैं, इसमें जो ऊपर का चित्र है व्यंगकार हरिशंकर परसाई जी का है। नीचे जो पाठ है प्रेमचंद के फटे जूते। चित्र में आप देख रहे हैं जूता है और उंगलियां बाहर दिख रही है, जूता फटा हुआ है। साइड में जो चित्र है वो प्रेमचंद जी का है। पाठ शुरू करने से पहले लेखक का परिचय पढ़ते हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। सन 1995 में उनका निधन हो गया। इनकी रचनाएं हैं परसाई जी का व्यंग हिंदी साहित्य में अनूठा है। कहानियाँ हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे माटी कहे कुम्हार से। उपन्यास संग्रह रानी नागफनी की कहानी तट की खोज। निबंध संग्रह तब की बात और थी, सदाचार का ताबीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, भूत के पांव पीछे। पाठ का परिचय देखते हैं। ये चित्र है। प्रेमचंद के फटे जूते हरिशंकर परसाई द्वारा रचित है। इसमें प्रेमचंद की सादगी का वर्णन करते हुए समाज में व्याप्त दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया है। पाठ में कुछ कठिन शब्द हैं जिसका अर्थ देखते हैं। उपहास, मजाक उड़ाना। ट्रेजेडी, दुखद घटना। आग्रह, पुनः पुनः निवेदन करना। तगादा, तकाजा। पन्हैया, देशी जूतियाँ, बिसरना, भूल जाना। नेम, नियम। बेतरतीब, अव्यवस्थित, बंद, फीते। पाठ में कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश है जिसकी व्याख्या देखते हैं। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है। चित्र में आप देख रहे हैं ऐसा। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। ये चित्र है, देखिए। लेखक ने मुंशी प्रेमचंद को साहित्यिक पुरखे कहा है। प्रेमचंद का जूता फट गया, जिससे उनकी अंगुली बाहर दिख रही है, परंतु इस पर उन्हें चेहरे पर लज्जा, संकोच या झेप का भाव नजर नहीं है। लेखक के अनुसार यदि प्रेमचंद अपनी धोती थोड़ा खींच लेते तो उनकी जूते से बाहर दिख रही अंगुली ढक सकती थी, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया।
उन्हें इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं है, इसलिए लेखक उन्हें कहता है कि मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्योछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है, जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। जूता हमेशा टोपियों से कीमती रहे हैं। एक जोड़ी जूते की कीमत में 2500 टोपियां आ सकती हैं, इसलिए लेखक कहता है कि एक जूते पर 2500 टोपियां न्योछावर होती हैं। लेखक जब प्रेमचंद का फटा जूता देखता है तो उसे लगता है कि प्रेमचंद भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे, इसलिए वह फटा जूता पहने हुए हैं। लेखक की यही विडंबना चुभ रही है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पांव सुरक्षित है। मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे से घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। लेखक के जूते का तला घिस गया है, जिस कारण उसका अंगूठा जमीन से घिसता है और कभी कभी पैनी मिट्टी से रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। यहाँ पर्दे से आशय दिखावे की प्रवृत्ति से है। व्यंग्यात्मक शैली में लेखक ने प्रेमचंद और खुद के फटे जूते के बहाने समाज में व्याप्त दिखावे और आत्म प्रदर्शन की प्रवृत्ति पर कड़ा प्रहार किया है। ये चित्र देख रहे हैं जूते का, जिसका तला फटा हुआ है। तुम समझौता कर नहीं सकी, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। नेम धर्म होरी की कमजोरी थी। होरी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान का पात्र है, जो नायक है। सामाजिक मर्यादाओं के बंधनों में बंधे रहने के कारण होरी को सारा जीवन गरीबी में व्यतीत करते हुए बिताना पड़ा और अंत में अभावों से लड़ता हुआ मर गया। प्रेमचंद के लिए अपने नैतिक मूल्यों का पालन करना तथा सामाजिक मर्यादाओं के अनुसार जीवन यापन करना बंधन न होकर मुक्ति थी। यह सब उन्हें अच्छा लगता था। होरी मुंशी प्रेमचंद की उपन्यास गोदान का नायक था, जिसका दीनहीन जीवन प्रेमचंद से मिलता जुलता था। ये चित्र है, देखिए प्रेमचंद का साहित्य गोदान उपन्यास। इसी उपन्यास का पात्र है होरी। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो अंगुली छिपाए और तलुआ घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई,
पर पांव बचा रहा और मैं चलता रहा, मगर तुम अंगुली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? प्रेमचंद उन सब पर हंस रहे हैं जो अपनी कमजोरियां छिपाते हैं तथा दिखावा करते हैं। लोग आज समाज में समस्याओं को अनदेखा करते हैं, समझौतावादी बनकर बच निकलते हैं। प्रेमचंद समस्याओं से जूझते हुए जमाने को ठोकरें मारकर अपना लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे हैं। लेखक के भाव व्यंग से भरे हैं, जिनमें पीड़ा के भाव छिपे हैं। प्रश्नोत्तर देखते हैं। लेखक ने साहित्यिक पुरखे किसे कहा है? लेखक क्यों कहता है कि एक जूते पर 2500 टोपियां न्योछावर होती हैं? पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा? हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत पाठ में किया है, उसके अनुसार प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? आइए देखते हैं इसका उत्तर। लेखक ने साहित्यिक पुरखे मुंशी प्रेमचंद को कहा है, जूते हमेशा टोपियों से महंगा होता है, इसलिए एक सामान्य व्यक्ति के लिए जूता खरीदना आसान नहीं होता। एक जूते की कीमत में अनेक टोपियां खरीदी जा सकती हैं। टोपी तो नई पहनी जा सकती है, पर जूता नया नहीं लिया जा सकता। पाठ में टीले शब्द का प्रयोग जीवन में आने वाले संघर्षों, मुसीबतों, कठिनाई, समस्याओं, परेशानियों आदि के लिए प्रयोग किया गया है। प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताएं इस प्रकार है। प्रेमचंद एक सीधे सादे व्यक्ति थे। वे धोती कुर्ता पहनते थे तथा सिर पर मोटे कपड़े की टोपी और पैरों में कैनवास का साधारण जूता पहनते थे। उनके चेहरे पर सदा बेपरवाही तथा विश्वास का भाव रहता था। वे जीवन संघर्षों से नहीं घबराते थे। पाठ में आए मुहावरे और उनका वाक्यों में प्रयोग देखते हैं। न्योछावर होना। माँ अपने छोटे बेटे की वीरता पर न्योछावर हो रही थी। ठाठ से रहना। सुरेश 10 लाख रुपए की लॉटरी निकलते ही ठाठ से रहने लग गया है। चक्कर काटना। मोहन से अपना कर्जा वसूलने के लिए सुरेश बार बार उसके घर के चक्कर काट रहा है। ठोकर मारना। मीना ने ठोकर मारकर मोहिनी को गिरा दिया। भरा भरा। जयसिंह का चेहरा उसकी मूंछों के कारण भरा भरा लगता है। इसके उपरांत आइए देखते हैं पाठ का सार। प्रस्तुत पाठ में परसाई जी ने प्रेमचंद की व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की भी अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया है। लेखक प्रेमचंद के फटे जूते को देखकर आश्चर्यचकित होकर कहता है कि फोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। जूते में बड़ा छेद हो गया है जिससे अंगुली बाहर निकल आई है, फिर भी चेहरे पर बड़ी बेपरवाही और विश्वास है। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है।
तुम महान कथाकार, उपन्यासकार, सम्राट, प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। फिर लेखक अपनी बात करता है कि मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, मगर अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया, जिससे अंगूठा रगड़ खाकर छिल जाता है, लेकिन जूता फटा होने के बावजूद तुम्हारा पांव सुरक्षित है। तुम पर्दे का महत्व नहीं समझते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, फिर भी तुम मुस्कुरा रहे हो। यह राज समझ में नहीं आया लगता है। तुम किसी सख्त चीज से ठोकर मारकर अपना जूता फाड़ लिया हो। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी निकल सकते थे, पर तुम्हारा समझौता नहीं कर सके। मैं समझता हूं, तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूं, और यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूं। धन्यवाद।